बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 से ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन था और आज यकीनी तौर पर टीमों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो असर नौ तरतीब दिया होगा और कुछ और भी जो खबरें जो पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी सामने आ रही हैं। खासतौर से ये बात टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मैचेस हैं क्या वो लाहौर में खेले जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट क्या पीसीबी क्रिकेट बोर्ड से अपने मामले को हल करने में कामयाब होगी। 50 करोड़ रुपए मांगे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिक्योरिटी के नाम पे कि वो दिए जाएं जिसके बाद इसकी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है और स्टेट का जो है प्रेसिडेंशियल सपोर्ट सिक्योरिटी जो है वो दे रही है तमाम यहाँ पर आने वाली टीमों को। इसके अलावा जो जब भी कोई इवेंट होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बहस में और बयानबाजी में उलझ जाते हैं और ऐसी एक बयानबाजी का सिलसिला शुरू किया शोएब अख्तर ने और अब इसमें रमीज़ राजा ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। इस पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि क्रिकेट से जुड़ी 3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में ना सिर्फ शोहरत भी हासिल की, मकबूलियत भी हासिल की, बल्कि अपने नाम से उन्होंने अपने काम से जो है वो अपना दवाम हासिल किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पहली शख्सियत क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए भी हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने ग्राउंड बनाया और अभी भी जो है वो क्रिकेट की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको स्टूडियो में होने से बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी डोमेस्टिक कमेटी में शामिल करे या उन कमेटीज़ में शामिल करे जहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्केड्यूल किए जाते हैं, तो शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। इनको शायद इतना फ़ायदा ना पहुँचे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद इससे फ़ायदा पहुँच सकता है क्योंकि हमारा काम है टैलेंट को सामने लाना, टैलेंट को जो है वो शोकेस करना और क्रिकेट बोर्ड का काम यह है कि वो इस टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज करता है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपसे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे आपसे बात करनी है। दूसरी शख्सियत जनाब ज़बरदस्त जो है FM प्रेजेंटर हैं और आप इनको इस शो में देख रहे हैं, PSL की ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं और इनके नाक़िदीन भी अब तो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि बहुत ही अच्छा शुस्ता बोलती हैं और बड़ी इनकी रिसर्च होती है, इनकी गुफ्तगू में बड़ी अर्क़रेज़ी होती है, पीछे बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है जब ये बात करती हैं। यही वजह है कि इनके फैक्ट्स एंड फिगर फैक्ट्स के ऊपर जो है वो मुहित होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एनु ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। आज आप मोहसिन भाई के बगैर हैं? जी आज मुझे कुछ अलग अलग सी फीलिंग आ रही है। अलग अलग सी फीलिंग आ रही है लेकिन एक और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, इनका इंतजार न सिर्फ हमारे मुल्क में होता है बल्कि मुल्क से बाहर जो हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं और कि इनको बुलाएं और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है और साथ साथ अगर हम देखें सरहद के उस तरफ फ़ैन फॉलोइंग इनकी बढ़ती जा रही है और सरहद के ज़रा इस तरफ थोड़ा सा मामला जो है इनका डावाडोल है, लेकिन हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं क्योंकि बोलते दिल से हैं और बोलते तल्ख हैं लेकिन बोलते सच हैं। मेरे साथ मौजूद है क़मर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। जब आप ये देखना शुरू करते हैं ना मुझे इंट्रोडक्शन के बाद मुझे वहीं से कोई फीलिंग आती है कि अल्लाह करे आज का शो जरा साथ खैरियत के गुजर जाए। नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो सरहदों को महताज नहीं है, वो जाती है हवा में, बात निकल के दूर तक जाती है। चले जनाब, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की बात है ये कहाँ तक पहुंची है जरा एक नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे कि पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है और अपने तीनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ गुफ्तगू फिर आगाज भी करते हैं। पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा जनाब के पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है। और यहाँ पे टॉप पे मौजूद है मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ, इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 के साथ, उसके अलावा फिर 2-2 पॉइंट हासिल किए बिल्कुल बॉटम से कराची किंग्स और कोयटा ने। एंड पॉइंट्स टेबल आपके सामने इस वक्त है। मुल्तान सुल्तान ऐसा क्या कर रही है कि और ये इस्लामाबाद को अभी आपने कल देखा होगा कि इसकी कमी हमें दीगर टीमों में नजर आ रही है। मुल्तान और अगर हम इस्लामाबाद की या इवन लाहौर की भी बात करें तो ये लोग प्रोफेशनलिज्म से जो पिक्स की हैं इन्होंने ये दोस्ती यारी इन्होंने अपनी कम निभाई है और पिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन अगर आप कराची और कोयटा की बात करें तो यहाँ पे दोस्ती यारी और मैं क्या कहूँ फेवरेटिज्म इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और टीम जो है लैक ऑफ क्या कहेंगे, अब जब पिक्स ही सही नहीं होती हैं तो क्या हम सरफराज को क्या लोग सरफराज को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो क्या करें।
अब वो खिलाड़ी जो अवेलेबल है वही खिलाएगा ना। अब अगर आप ये तो आपकी मर्जी थी कि भाई आपने, लेकिन इस तरह भी बात कर रहे हैं कि सरफराज को फिर भाई क्रिटिसाइज करें, सरफराज का इतना कसूर है आप समझते हैं? क्योंकि जो टीम उसको दी उसने तो वही खिलानी, प्रोफेशनल टीम में प्रोफेशनल सेटअप है, पूरी पीछे मैनेजमेंट बैठी है। बिल्कुल यही तो बात यार मेरे ख्याल में अली देखिए कोयटा में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें आपने एक तो हफीज को डाल लिया, भाई सठिया गए हो क्या? मतलब क्या है, एक आदमी तुम अपनी थोड़ी सी ये तो सोचो कि यार किसी बच्चे को मौका दे दो। तुमने इतना लंबा स्क्वाड करके रखा हुआ है। एन की बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं कहीं आपको लगता है कि अच्छा, फिर दूसरा ये कि यार आप एक दफा जीत भी चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप कोई आपके अंडर कोई बच्चा जो है ना ऊपर आए। मुझे बताएं इस पूरी कोयटा में किसका कोई बच्चा नजर आ रहा है आपको? जेसन रॉय जैसे कहा जाता है कि वो अपनी फॉर्म पाकिस्तान में पहले बनाते हैं, उसके बाद जाके कहीं और खेलते हैं। तो यहाँ तो आप दूसरों को मौका दे रहे हैं यार, और जो हैं वो रिटायर्ड हैं। अब इफ्तिखार है वो जनाब नवाज से भी नीचे आएगा, इफ्तिखार जो है वो जनाब सरफराज से भी नीचे आएगा। अब सरफराज जो ये 4 नंबर पे अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनको किसने हरी झंडी दिखाई हुई है कि आपका मौका लग सकता है 4 नंबर पे, आप सिर्फ रन मार दें, भले मैच हारे हो भले। अब सरफराज, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं सरफराज को, अब समझ में आया है कि भाई रन मारो, हार जीत मैटर नहीं करो। और सही तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान टीम बनाने के लिए सरफराज ने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, और आज वो बाहर हो गए, किसी ने पलट के भी नहीं पूछा उनको। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर कि देखिए सरफराज ने अभी आपने देखा होगा पिछले एक मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अगले दिन दूसरा जो मैच था उस दिन जो है 8 नंबर पे चले गए। तो वहाँ उनकी भी जो है तसलसल जो है वो बरकरार नहीं है। मगर है कि जो मेरा अपना ख्याल है कोयटा क्रिकेटर्स के अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि उनके पास जो है ऑलराउंडर स्पिनर तो हैं जो बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग करते हैं। जेन्युइन स्पिनर एक है, और एक जो जाहिद महमूद जो बाहर बैठे हुए हैं उसको मौका नहीं दे रहे। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं दे रहे। वो इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका से अगर वो आ जाएगा जी, जो आ जाएगा तो वो खेलेगा, तो वहाँ तक तो आप एनओसी नहीं मिल रही है, एनओसी नहीं मिल रही है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोयटा क्रिकेटर की मैनेजमेंट को जाहिद महमूद को मौका देना चाहिए, और जाहिद महमूद एक अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ठीक है, उनको उन्होंने टेस्ट मैच का जो है बॉलर बना दिया। असल वो है ही वाइट बॉल के बॉलर, और बड़ी ज्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा, कराची किंग वगैरह आते हैं, कराची किंग का आपको क्या लगता है मसले? क्योंकि इमाद वसीम भी परफॉर्म कर रहे हैं, शुएब मलिक भी, गाय वगैरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका भी हमें कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन हमें इस तरह बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हर सीजन में दोनों टीमें, कराची किंग हो या कोयटा ग्लैडिएटर, आगे पीछे ही नजर आती हैं बॉटम से। देखिए कराची की अगर हम खासतौर पर इस सीज़न की बात करें तो कराची के अंदर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में जो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं। अब मसला ये, अगर इमाद वसीम है, उन्होंने भी प्रूव करना है खुद को, नेशनल टीम में वापसी चाहते हैं वो। शुएब मलिक हैं, उन्होंने भी प्रूव करना है कि आई एम स्टिल फिट, मैं खेल सकता हूँ। और आमिर की बात की जाए तो जुबान उनकी इतनी चलती है कि उन्होंने अपने जो चैलेंजेस खुद से लिए हैं उनको प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस पीछे चली गई है, और अपनी जो है ना ईगोज, अपने लिए खेलना आगे आ गया है। अगर आप मैचेस की बात करें, जो पहला मैच था उसमें इमाद वसीम को जब रन पड़ना शुरू हुए तो 2 ओवर उन्होंने करवाए, बाद में जनाब वो पीछे हट गए। तो वैसे भी नए बॉल से ही करते हैं। शुएब मलिक जो हैं उन्होंने 77 बनाए, फिनिश नहीं किया। और जो टीम है उसमें वही बात है कि लैक ऑफ टीम क्या कहेंगे ना, अवेयरनेस नहीं है। शर्जील को आपने खिलाया, फिर आपको पता चला 2 मैचेस के बाद कि नहीं अब हमें मैथ्यू वेड और उससे जो दूसरे हैं फॉरनर प्लेयर उनसे करवानी है हमने ओपनिंग। तो और ये एक और बात भी है कि देखिए कराची के अंदर जो है ना, जो इनका लोकल टैलेंट है हमारा, तैयब ताहिर, उसको नहीं जगह दी जा रही है। कासिम अकरम को नहीं खिलाया जा रहा है। मोहम्मद इखलाक है, मुझे समझ नहीं आ रही उस बेचारे को ये हर दफ़ा टीम में रखते हैं, खिलाते नहीं है। कराची किंग्स सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है जो कि प्लेयर्स को तबाह करती है। लोकल प्लेयर्स को टीम में लेते हैं, तबाह करते हैं, चाहे हो साहबजादा फरहान हो, चाहे कासिम अकरम हो, चाहे मोहम्मद इखलाक हो, अब तैयब ताहिर हो, रिजवान भी छोड़ के गए यहाँ पे, जी उनको भी मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। तो ये वो फ्रेंचाइज है जो कि लोकल जो टैलेंट है ना हमारा, उसको या तो ये तबाह कर देते हैं या उनको डिमोटिवेट करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है कराची की हार की, और बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपको लगता है ये जो बात कह रही है इसमें बात तो यकीनी तौर पे सही है कि जो प्लेयर यहाँ जब होता है वो कुछ और होता है, वो दूसरी टीम में चला जाता है तो कुछ और हो जाता है। अभी आप बाबर आजम को देख लें, सॉरी आपसे गलत सवाल कर दिया सर ने, बाबर आजम को देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस तो आपको थोड़ी बेहतर वहाँ नजर आएगी, इस तरह देख रहे होते हैं यार आप। आएगी, असल में दिल से बात क्यों नहीं करते आप? एक बात है ना, सवाल भी आपका जो है ना वो मबनी होता है मफरूजों पे। कहीं मफरूज क्या है? मफरूज है क्या? मफरूज मेरे बाबा का नाम भी आपकी आंखों के सामने चेंज हो गया। मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि कोयटा हो, कराची हो, मुल्तान हो, या आपकी पिशावर हो, या फिर आपकी XYZ जो भी टीम है आपकी, 6 टीमें, इसमें मुझे बता दें इसमें से पाकिस्तान का कौन सा पोटेंशियल जो है आपको अभी तक पिछले 4 मैचेस जो टीम खेल चुकी है नजर आ रहा है? आजम खान
1.5 साल पहले आपने T20 में धक्के मार के बाहर निकाल दिया। किसने निकाला? या तो वसीम खान ने, या बाबर आजम ने, या सकलैन ने। ये लोग हम तो आज वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे नया बच्चा बताएं, इसने क्या नाम लिया? कासिम अकरम, तैयब ताहिर। ये हमेशा ओवरशैडो होते रहेंगे। वो अंडर 19 का देशान जमीर। मैं एमल खान तो देख रहा हूँ, देशान किधर है यार? यूनाइटेड में है ना वो। नहीं मैं, अरे यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं जिनके पीछे बैक स्ट्रॉन्ग है। इफ्तिखार को नीचे से नीचे किया जा रहा है। पाकिस्तान के 3-4 मेन प्लेयर खेल रहे हैं, हसनैन, नसीम, आपका नवाज और ये इफ्तिखार। आप मुझे बताएं, एक ऐसी टीम में कोयटा में जिसमें पाकिस्तान के लोग खेल रहे हो यार, वो इस कदर उनकी बत्ती बनाई हुई है उसने। हर टीम मार के जा रही है इनको। सही, ठीक है, यही आप इसमें देख लें। कराची किंग्स में, कराची किंग्स का भी यही मसला है ना यार, कि ये भी अपना कोई पोटेंशियल निकाल ही नहीं रहा। सोहेल खान इमाद पे आलू है, टीम में आना है, वो अपना एक नंबर पक्का कर लिया उन्होंने। ठीक है, उनका बल्ला चल रहा है, उनका बल्ला चल रहा है, मगर वो किसके नंबर पर आ रहे हैं? हम उधर मुल्तान में आ जाए, आप ऊपर से चढ़े हुए शान और कौन, ऊपर चढ़ा हुआ कौन है? शान और रिजवान। नीचे से रन कौन मार के जा रहा है? रायली रुसो और कौन? वो आपका मिलर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जल्मी में आ जाए ना, जल्मी में आए। जल्मी में कौन है ऊपर? हारिस और बाबर। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान के जो परफॉर्मेंसेस सामने आ रही है। अब जरा बात करेंगे कि जो नौजवान प्लेयर्स जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। साम अय्यूब को हमने इस टूर्नामेंट में देखा, बड़ा जबरदस्त खेलते नजर आए। कल आजम खान ने इस तरह 42 बॉल में 97 के एक जबरदस्त उनकी मॉरलेस इनिंग थी जो सामने आई। फिर हारिस यहाँ पे हमें परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट में यंगस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। और जो सीनियर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में अपनी जगह रिगेन करने के लिए या टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए उनके परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि टीम को शायद उन परफॉर्मेंसेस का वो फायदा होता नजर नहीं आ रहा। ज़हीर भाई, ये जिस तरह कल आजम खेले, आजम पे सबने तनकीद की, उनका जो जब से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए एक मैसिव चेंज उनके गेम में नजर आ रहा है। देखें, आज़म को जो है वक्त से पहले जब खिलाया तो वक्त से पहले मौका दिया था। अब आज़म जो है माशाल्लाह मैच्योर हो गए और नो डाउट वो आउट क्लास इनिंग खेल रहे हैं। ठीक है, उन्हें अब फिटनेस का प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा। ठीक है, वो हेल्थी लग रहे हैं। मगर के ग्राउंड में तो आप उनकी बॉडी देखें, जिस तरीके से हट के बॉल को खेल रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि आज़म को मौका देना चाहिए। मगर आपको लगता है कि बाबर आजम और रिजवान के होते हुए उन्हें मौका मिलेगा? देखें ना, आप वो आजम खान को आप देखें कि वो स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं। बाबर आजम जो है एवरेज के ऊपर चल रहे होते हैं। T20 के अंदर हमेशा स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है क्रिकेट खेली जाती है। इसी तरीके से जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, जिनको मौका सही तरीके से नहीं मिल रहा, जिसमें साहबजादा फरहान भी है। साहबजादा फरहान जो है वो आप देखें, वो 4 डे के अंदर भी T20 की तरह इनिंग खेलते हैं। अगर मैं समझ रहा हूँ उनको उनके नंबर के ऊपर मौका मिले तो फिर जो है वो आउट क्लास हो जाएगा। अभी बात हो रही थी कि कराची किंग जो है वो नीचे क्यों है। आप बताएं, शोएब मलिक जो है रन करके बिल्कुल जा रहे हैं मगर फिनिश करके नहीं जा रहे। इमाद वसीम भी इसी तरीके से रन जरूर कर रहे हैं, फिनिश नहीं कर रहे। जब सीनियर प्लेयर फिनिश नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? जैसे कराची किंग की भी उन्होंने बात कर दी, सोहेल खान भी इनके पास मौजूद है। अभी तक सोहेल खान को हमने एक्शन में नहीं देखा। फिर और भी ऐसे प्लेयर है, तैयब ताहिर इनके पास एक्शन में नजर नहीं आ रहे। अगर हम कोयटा पे चले जाए तो जाहिद महमूद को भी तक हमने एक्शन में नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो शायद बेंच में बैठे बैठे और ये PSL उनका खत्म हो जाएगा। ये तो देखें, काफ़ी अरसे से भी हम ये ऐसा देख रहे हैं कि अपनी मर्जी के प्लेयर्स को खिलाया जाता है और जिनको नहीं खिलाना होता उनको नहीं खिलाया जाता है। और कोयटा की बात करें तो उमैर बिन यूसुफ इतने अच्छे प्लेयर हैं, वो वन डाउन भी आते हैं, मिडल ऑर्डर में आप उनको अगर खिलाएंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन उमर अकमल को पिक कर लिया जाता है। अगर उसकी जगह अहमद शहजाद को पिक किया जाता बहुत अच्छा होता। लेकिन वही बात है ना, देखिए कितनी बात करें, यारी दोस्ती चक्कर है यहाँ पे, मतलब वो सिलसिला चल रहा है। और अभी आपने आजम खान की जहाँ तक बात की है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि आजम खान को टीम में आना चाहिए वापस। तो मेरा ये सवाल है कि हमने क्या, आजम खान बड़े अच्छे प्लेयर हैं और वक्त के साथ साथ वो मजीद ग्रूम करेंगे, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हमने जो प्लेयर्स हैं अपनी ODI के लिए, टेस्ट के लिए, क्या हमने PSL से लेने हैं, T20 फॉर्मेट से लेने हैं? आपके ख्याल में ये प्लेयर T20 फॉर्मेट में प्लेयर PSL से ले रहे हैं या डोमेस्टिक T20 से ले रहे हैं तो उसमें तो ले सकते हैं इसमें से। तो लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट में आ सकता है प्लेयर। लेना चाहिए ना, फिर जो आपका कायदे में ट्रॉफी होता है उससे लेना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि यही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो आजम खान की बातें हो रही हैं, आजम खान नेशनल T20 को छोड़ के कैरिबियन लीग खेलने के लिए गए थे। तो वो तो देखें, बात ये है कि जिसने इजाजत दी उसको पकड़ना चाहिए ना। उसने इजाजत क्यों दी? उनके अंकल ने ही इजाजत दी ना। ये प्लेयर की अपनी कोई नहीं है क्या? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्या बात कर दी आपने? ऑफर हो रहा है वो तो चांस लेगा। तो यानी क्रिकेट बोर्ड जो उसको रन कर रहा है, मुझे बताया ना, जो रन कर रहा है उसको रोकना चाहिए ना कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यानी प्लेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं नहीं समझता प्लेयर की जिम्मेदारी, ये प्लेयर तो कोई बात नहीं हुई फिर। आप ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन में भाई, रहे, अगर यानी कोई कि प्लेयर आपके ठीक है, स्टेट अगर कोई में खेलता है, गैम्बलिंग भी कर रहा है कोई जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फिर जो player बॉडी की। उसको रोकना है, जो बॉडी उसको, अजय भाई आप एक तो स्टेट body बैंक में uncle ही रहे, तो अगर थे। कोई प्लेयर आपसे ये कहता है कि यार मुझे इस टूर्नामेंट के लिए मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक ने ऑफर की है, तो ये उसकी गलती है या जो आप अगर उसको छोड़ देंगे आपकी गलती है? देखें, बात ये है कि आजकल जो है प्लेयर जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया पेमेंट पैसों के हवाले से। उसे जहाँ ज़्यादा ऑफर आती है वो उस क्रिकेट की तरफ जाते हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं होता है। प्लेयर्स का फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवर की क्रिकेट हम खेलें, T20 हम क्रिकेट खेलें। बॉलर्स जो है वो 4 ओवर की तरफ जाते हैं, और T20 के अंदर जो है आप देखें कि बैट्समैन जो है वो चाहते हैं कि T20 क्रिकेट खेलें और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो उनको जब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर NOC देगा, उनको रोकना चाहिए, बिल्कुल उनको रोकना चाहिए NOC के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को NOC नहीं देनी चाहिए, इस अपने डोमेस्टिक को अहमियत देनी चाहिए। और हमारी डोमेस्टिक की अहमियत इसीलिए कम हो जाती है कि आप ड्यूरिंग डोमेस्टिक जो है आप प्लेयर्स को अगर बाहर जाने की लीग खेलने की परमिशन देंगे। इसमें कसूर जिस तरह एन ने भी बात की है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। मैं प्लेयर समझ तो रहा हूँ चांस इसके लेगा, अंदर। उसको तो अगर ऑफर आ रही है तो प्लेयर तो पिछला चांस बोर्ड था उनका कसूर है। ये बोर्ड तो खैर अभी नया आया है, अभी तो अभी आगे चलेगा जब देखेंगे क्या होता है। मगर जो पिछला बोर्ड था उसका कसूर था ये, उन्होंने क्यों NOC दी, उन्होंने क्यों परमिशन दी? फिर आपको क्या लगता है इसमें प्लेयर का इसमें कसूर नजर आ रहा है आपको, या इसके अंदर आपको लगता है कि जो बोर्ड है, जो बॉडी है, उसका कसूर है? क्यों आयन का अपनी जगह पॉइंट है, ठीक है वो, लेकिन मैं अपनी जगह ये समझता हूँ कि शायद इसमें बोर्ड का ये जो बॉडी है उसको रोकना चाहिए। देखिए यार, मेरे ख्याल में अली PCB की जानिब से 2 लीग्स खेलने की इजाज़त है, ठीक है, और वो लड़के जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका नहीं लगता, मगर जिनके मामू हैं, ताया हैं, फुप्पा हैं, चाचू हैं, अंकल हैं, आपको पता है विरासत में जिसके पास क्रिकेट आती है वो ही लीग्स खेलता है, इंटरनेशनल लीग्स जाकर, और या वही पाकिस्तान टीम में खेलता है, और उन्हीं के बच्चे आपको नज़र आ रहे होते हैं, उन्हीं की तारीफ की जा रही होती है सोशल मीडिया पे। तो कोई नई बात नहीं है। अगर आजम खान जो है वो अगर लीग्स खेलने जा रहा है और नेशनल T20, आपका असल में मसला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो क्राइटेरिया है वो आपका है ही नहीं कि आप नेशनल सिलेक्शन जो है वो डोमेस्टिक के ऊपर करें। अगर आप कर रहे होते पिछले कई सालों से, आपके तो सिस्टम का ही पता नहीं है, जो आता है मस्त कर देता है, नोच नाच के फेंक देता है, बोलता है मैं नया लेकर आ गया। अब जो है नजम अजीज सेट्टी वही 40 साल पुराना वाला लेकर आए, नई रिजीम है, हम ये बहाना नहीं बना सकते कि नए लोग हैं, दूसरा चांस मिला है नजम अजीज सेट्टी को। तो मेरे ख्याल में यार ये प्लेयर का इस्तेकाक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर का बेटर एंड बेटर चलना चाहिए, उसको मालूम देखें आप इंपॉर्टेंस काम देना, पेरेंट बॉडी का काम है कि ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्राइटेरिया है नेशनल सिलेक्शन का। मगर जब प्लेयर को भी पता होगा कि क्राइटेरिया ही नहीं है, और दूसरी बात क्राइटेरिया से भी मैं इनकी तरफ भी आऊंगा, मैं इनकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन जो एक क्राइटेरिया जो है कि किस तरह से प्लेयर को रोकना चाहिए या प्लेयर को जाना चाहिए, जो क्राइटेरिया ये भी तो डिपेंड करता है ना कि जब प्लेयर को टेक केयर ही नहीं करता क्रिकेट बोर्ड, जख्मी हो जाए। अभी आपको पता है कि शाहिन शाह अफरीदी के साथ क्या किया, शाहिद अफरीदी को आगे कहना पड़ा कि जी वो अपना इलाज खुद करा रहा है। जब शाहिन शाह अफरीदी जैसे के साथ ये हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो फिर प्लेयर तो चांस लेगा अपना। नहीं यार अली, मेरे ख्याल में यार बहुत कम ऐसा होता है कि शिकायतें इस तरह की होती हैं, प्लेयर्स अपने तौर पे खुद ही करते हैं। देखिए यार प्लेयर जख्मी हो गया, इंजर्ड, वही मैं कह रहा हूं कि ज़हन में ना कि बोर्ड नहीं पूछेगा। आपके जो पड़ोस मेरे साथ लगाते हैं ना, उस पड़ोस की बात बता देता हूं। वहां पर भुवनेश्वर नहीं जाना चाहते, अर्शदीप नहीं जाना चाहते, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो जाकर NCA के मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा क्योंकि इस वक्त एक सेकंड सरफराज अहमद इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया, कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान और चैंपियन कैप्टन, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सरफराज ये बताएंगे, हमेशा से सरफराज की जो कैप्टनसी है उसके अंदर ये बात आती है कि सरफराज जो है वो प्लेयर बना के देता है। कल कैसा लगा आपको कि जब आजम खान हिटिंग कर रहे थे और सरफराज विकेटों के पीछे से देख रहे थे? देखिए ऑब्वियसली बात यह है कि कोई भी प्लेयर अच्छा, यंग लड़का अच्छा खेलता है जो आपके साथ खेला हुआ हो, तो हमेशा से अच्छा ही लगता है। लेकिन ये कल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अगेंस्ट जो है वो एक बैट्समैन जो है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गया। आई थिंक आजम को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने जो आखिरी मतलब थ्रू आउट जो बैटिंग की, लेकिन जो उसकी रियल बैटिंग थी वो आखिरी 4 ओवर में जो है उसने हमें गेम से दूर कर दिया पूरा। ठीक है सरफराज, क्या इतनी बैलेंस टीम है कोयटा ग्लेडिएटर और सबकी मोहब्बतें आपके साथ होती है, क्योंकि जहां सरफराज का नाम है वहां लोगों की मोहब्बतें भी साथ साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन आपको एज ए कैप्टन क्या लग रहा है कि क्यों परफॉर्मेंस इस तरह से सामने नहीं आ रही है? अली भाई एक तो थोड़ा सा फील्डिंग के बहुत ज़्यादा लैप्सेस हो रहे हैं, जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, और उसके अलावा जो है जो हमारी जो ओपनिंग स्लॉट है वहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप
5 मैचों में देखें तो वो एक एरिया है जो कि हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बैटिंग की जो टून है वहीं से सेट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा हम स्ट्रगल कर रहे हैं और 2 से 3 विकेट जो है वो लूज कर जाते हैं पावर प्ले में, जिसकी वजह से पूरी इनिंग थ्रू आउट जो है फिर हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं और पूरी इनिंग बनानी पड़ती है फिर। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट शुरू होने से पहले नदीम उमर साहब ने कहा था कि जो इफ्तिखार की फॉर्म है वो नंबर 3 के 4 पे खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी तक हमें टॉप ऑर्डर में इफ्तिखार नजर नहीं आए। देखिए टॉप ऑर्डर में ही नजर आ जाते हैं अली भाई, पहले 3 पे जल्दी वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपका अपना क्या सीन है कि कभी आप 3 पे नजर आते हैं ऊपर से तीसरे पे, कभी नीचे से तीसरे पे 8वें पे आ जाते हैं, ये क्या चक्कर है? देखें अली भाई, बात ये है कि टीम को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को जो है वो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात है कि देखें ऊपर हमारा थोड़ा इशू आ रहा है कि हम ऊपर से चाह रहे हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो सेट हो जाए, वो रन्स करना शुरू कर दें, तो यही कोशिश कर रहे हैं कि यार उनको एक कंसिस्टेंट मौका दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है हमारा जो है वो जो हमारा मेन एरिया है वो जो है ना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे के नंबर जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। अगर हमारा ऊपर टॉप ऑर्डर सेट हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर नंबर सबके सेट हो जाएंगे। सर आप बैटिंग की बात करें, आपको नहीं लग रहा बॉलिंग में भी टीम स्ट्रगल कर रही है? आपके पास जाहिद महमूद भी अभी बेंच पे मौजूद है, अभी तक उनको भी मौका नहीं मिला है खेलने का। देखिए अली भाई, बॉलिंग अगर आप देखें तो है बिल्कुल, लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो अगर आप सिर्फ लास्ट मैच को आप हटाएं तो अगर आप थ्रू आउट 4 मैचों में बॉलिंग देखें तो बॉलिंग ने बड़ा अच्छा करके दिया है हमें। देखें T20 क्रिकेट है, अगर बॉलर्स आपको किसी हो सकता है बैक टू बैक मैचेस भी हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलिंग अच्छा कर रही है। थोड़ा सा मिडिल में जो है हमें अगर विकेट मिल जाए तो ज़्यादा और अच्छा हो सकता है बॉलिंग के लिए भी। और जो आपके फैंस हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस बैक करेगी कोयटा ग्लैडिएटर। टीम की क्या सोच है, कैप्टन की क्या सोच है? देखें सोच बहुत अच्छी है और देखें अभी टूर्नामेंट आधा टूर्नामेंट हुआ है और यहीं से सारा टूर्नामेंट जो है हर साल जो है वो चेंज होता है। लास्ट ईयर भी आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हम और इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी टीम थे जो कि क्वालिफाई कर रहे थे और रन रेट में इस्लामाबाद क्वालिफाई कर गई थी। देखें यहाँ से टूर्नामेंट मुझे उम्मीद है कि चेंज होगा और हमारी टीम बाउंस बैक करेगी टूर्नामेंट में इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कुछ बात करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर लें, ब्रेक पे आना है। इधर ये कैमरा आपका है। जी अस्सलाम वालेकुम, सरफराज ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं यार ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके फैंस हैं वो चाहते हैं कि आप ऊपर बैटिंग करें, और आपने ऊपर बैटिंग करके इतनी अच्छी शानदार बैटिंग की, अगले मैच के अंदर आप फिर 7वें 8वें नंबर पे चले गए, तो बड़े फैंस को जो मायूसी हुई थी, तो क्या वजह है? क्योंकि अगर जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि आप ऊपर बैटिंग करें, परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक करें। ज़हीर भाई देखें बिल्कुल आपकी जो भी आपकी जो राय है बिल्कुल सर आंखों पे है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन देखें ऐसी होती है जब आपको पता है जब 13-14 रन का एवरेज हो जाए तो फिर जाहिर सी बात आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ता है। तो यही वजह थी कि उस मैच में आपको पता है हम तकरीबन 200 रन चेज कर रहे थे लाहौर कलंदर के खिलाफ और हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा। तो लेकिन ये देखें मुझे बैटिंग ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, तो मैं कहीं भी जो है ना बैटिंग करने के लिए मुझे कोई मसला नहीं होता है, तो बस कोशिश करूंगा जो बेस्ट जगह हो वहीं पर बैटिंग करूँ। आखिरी मेरा सवाल है कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन शायद सही नहीं हो सकी है कोयटा ग्लैडिएटर की। हफीज के ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं, उमर अकमल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको जानते हो ये जानते हैं कि आप खुद अपने प्लेयर बनाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे टीम की सिलेक्शन के हवाले से? देखिए अब जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करते हैं जब भी टीम बनाते हैं तो बेस्ट पॉसिबल टीम बनाते हैं। अगर देखें हफीज भाई की आप बात कर रहे हैं, हफीज भाई की जितनी भी बैटिंग आई है तो उन्होंने देखें बहुत ही ज़बरदस्त निक में नजर आए हैं। कल भी बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करी उन्होंने, 20-22 बॉलों पे जो है वो 48 रन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। देखें कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि जब आप टीम बनाते हैं तो जो आपका टॉप प्लेयर होता है तो आपकी ख्वाहिश यही होती है कि जो टॉप का प्लेयर है वो आपके आके मैच खेले। अब हमारे साथ जो बैड लक हुई है वो हसरंगा जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, जिसकी वजह से अभी हम प्लान बी पे चल रहे हैं। प्लान ए में हमारे पास हसरंगा और नवाज का कॉम्बिनेशन था। अब हसरंगा जो है वो एक टॉप क्लास बॉलर है, अब हमारा प्लान बी चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसी पे स्टिक करें। फैज अहमद हमने इसी वजह से लिया था, खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा फॉरेनर प्लेयर अनफिट होता है तो वो खेल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हसरंगा नहीं आई, जिसकी वजह से जो हमारा कॉम्बो हमने बनाया था नवाज और हसरंगा के साथ वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक राइट टीम बने और आगे जाकर टूर्नामेंट में अच्छा करें।
ठीक है, थैंक यू सो मच। चैंपियन कैप्टन सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे और सरफराज बात कर दे की परफॉर्मेंस के पीछे इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। हम इंतहाई मशकूर है ना सिर्फ सरफराज अहमद के कि उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला, बल्कि साथ साथ इनके जो मैनेजर हैं आजम खान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने सरफराज को हमारे शो के लिए अवेलेबल करवाया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे, और लेकिन एक और विकेट कीपर कामरान अकमल इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं, क्योंकि वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड भी कर रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब एशिया कप के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इधर नहीं आता, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान वहाँ ना जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इफ़ी भाई, ये कुछ एम्बिग्युइटी सी है कि जाना भी चाहिए और अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्या बात हुई? देखिए यार, ये मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपका जितना इख्तियार है उतना ही करें। ये तो ना नजम सिटी के हाथ में, ना ही किसी और के हाथ में, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला तय करने वाली चीजें। आप दूसरी तरफ अगर इंडिया के किसी मिनिस्टर को या इवन वहां के बोर्ड के भी बंदे को, मैं अनुराग ठाकुर की रिसेंट बात करूंगा तो उन्होंने कहा कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब फैसला करेगी, जब हम करेंगे, इस पर हम ज्यादा बोल नहीं सकते। तो यार, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के मामले के ऊपर भाई या तो इमरान खान या इवन वसीम अकरम या जावेद मियादाद, वो समझ में आता है। चलो यार, इवन जहीर अब्बास या इवन मोहसिन भाई जो हमारे साथ बैठते हैं, मोहसिन हसन खान, वो भाई को कैलिबर होता है यार। तुम ऐसे मुंह में जो आया बक दिया तुम्हें, मतलब क्या है, मतलब इतना आसान समझा हुआ है। कामरान अकमल तो फिर सिलेक्शन कमेटी का जूनियर का हेड है, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है, पाकिस्तान के लिए इतने सर्विसेज है, तो क्या कामरान अकमल की बात में कोई वजन नहीं है क्या? देखें, मेरा ख्याल ये है कि कामरान अकमल अपनी जगह एक हैसियत रखते हैं, क्योंकि पहले ठीक है जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, वो अपनी जगह है, मगर मौजूदा क्रिकेट के अंदर कामरान अकमल का एक नाम है, उनके अपने व्यू हैं। और देखें, व्यूज़ तो आम पब्लिक भी देख सकती है, क्योंकि आवाम जो है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है, और वो जज्बाती है इस वक्त कि क्यों इंडिया अगर यहाँ नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान अगर वहाँ वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा तो वहाँ की आवाम भी जो है बड़ी मायूस होगी। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की आवाम जो है चाहती है दोनों को खेलता हुआ देखना। अगर मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आता और ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि यूएई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए, बाकी मैचेस यहाँ हो जाए, तो फिर पाकिस्तान भी चाहिए कि उनको यूएई के अंदर वर्ल्ड कप का मैच खेलें और बाकी मैचेस इंडिया वर्ल्ड कप अपने मैचेस वहाँ पर खेलें। वैसे आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा तो आप लोगों के व्यूज खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान हार जाएगा तो यहाँ पे जो हो रहा है इसका ज्यादा बुरा हो जाएगा आपके साथ। देखिए यार, अभी पॉइंट निकाल आप सुन ले, पॉइंट निकाल लिया, मैं इसका जवाब भी दे दूं। अगर मैं इंडियन क्रिकेट पे बात करता हूँ, ठीक है, तो भाई आप इंडिया से क्रिकेट खेलते क्यों? फिर मेरा बात करना बुरा है तो फिर खेलना बुरा कैसे? बुरा नहीं होता। नहीं, बात वही हो गई ना यार। नहीं, बात करना बुरा नहीं होता। बात ये होता है कि उनका जो प्लेयर है, ठीक है, वो अगर अच्छा खेले आप प्रेस करो, उनका अगर आउट भी आता तो आप कहते हैं नहीं बॉल क्यों पड़ के क्यों हो गई, इस तरह आउट हो गया। यहाँ कोई रन भी करता है, आप कहते हैं यार तो घंटे का रन कर दिया। अगर मेरा ही कहना उनके लिए आपको इतना बुरा लगता है तो मुझे लगेगा ना ऐसे पाकिस्तानी इतने सारों में से दो चार बैठ जाए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, आप जैसे यूट्यूबर ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो? देखिए यार, आप ये चाहते हैं ऐसा ही होता है। मेरा व्यू लेंगे ना अली भाई, मैं कहता हूँ चांद पे खेले दोनों, ना इंडिया में खेले ना पाकिस्तान में, चांद पे जाके खेलो। फिर मैच का रिजल्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे? आइसलैंड में जाके खेलो जहाँ शोएब अख्तर तेज बॉल करा कर आ चुका है। तो भाई आपको क्रिकेट से मतलब है, मेरा ताल्लुक नहीं है दुबई या कोलकाता या लाहौर, मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में कहीं खेलो आप, आपको खेलना चाहिए और दुनिया देखना चाहती है। एमसीजी का आखिरी जो मैच है उसने दुनिया की आंखें खोल दी है कि ये कौन से लोग हैं भाई, जितने अंदर हैं उतने बाहर थे, उसके अलावा 5 अरब लोग तो देख रहे हैं उसको यार। कोई कमाल है, मतलब ये कोई अनमैचेबल ये इन दोनों की व्यूअरशिप होती है यार। और ठीक है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह कामरान अकमल ने भी कहा है, दोनों मुल्कों के जो गवर्नमेंट है उनकी सतह पे ये बात तय होनी है, बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाता, इसका पाकिस्तान को जाना चाहिए या पाकिस्तान को नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो सबसे पहले इस बात में इनिशिएट किया था वो इंडिया की जानिब से हुआ था, और फिर उसका जो रिस्पॉन्ड किया था वो रमीज़ राजा साहब ने किया था। सो इंडिया की जानिब से इस तरह के मामला आते रहते हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। बहरहाल क्रिकेट होनी चाहिए, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, क्योंकि ACC और ICC दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान अब एशिया कप को और ICC इवेंट को मिला नहीं सकता है। हाँ, अगर आपने जवाब देना है तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जवाब दें, अभी नहीं, अभी जाना चाहिए। ये हमारी एनु ज़हरा का भी
कहना है, कामरान इकबाल का भी कहना है कि जाना चाहिए, लेकिन फिर बात ये जाती है कि दोनों ममालिक की जो हुकूमत है उन्होंने ही इस बात का फैसला करना है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी टीम के हवाले से बात कर रहे थे कि क्यों उनकी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात की, एन आप उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, क्या लगा आपको सरफराज की बातों से कुछ क्लैरिटी आई आपको कि किन नामसाइद हालात में उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो खेलें, मसले मसाइल तो हर टीम के साथ है, चाहे कोयटा है, चाहे कराची है, ज़ल्मी है, कोई भी टीम मसले मसाइल से पाक नहीं है। इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो दो ही हैं, एक मुल्तान है और एक है जनाब दूसरी लाहौर और इस्लामाबाद। ये 3 टीम्स हैं जो कि अच्छी हैं। बाकी अगर मुल्तान की कोयटा की बात की जाए या कराची की बात की जाए, ये अपने पैदा करदा मसले मसाइल से नबरदाजमा हो रही हैं। जहाँ तक सरफराज ने बात की है अपने ऊपर आने की, तो मेरे ख्याल से वो उनको अपनी एक वो थोड़ी सी जो पोजीशन है ना उसको जस्टिफाई वो नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3 पे कभी आ रहे हैं, नंबर 8 पे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं टीम बन नहीं पा रही। आपको लग रहा है कि जो मैंने कहा, आपने भी सवाल किया, मैंने भी वही सवाल किया था कि टीम जो है वो बन नहीं पा रही है। देखिए, मेरी समझ में बात नहीं आई थी सरफराज की कि वो कह रहे थे कि हमारी जो है बैटिंग ऊपर से जो है वो फ्लॉप हो रही थी। नहीं, ओपन असल में उनका भी प्रॉब्लम है ना कि एहसान अली उनके अनफिट हो गए, वो बाहर हो गए, फिर हसरंगा उनके नहीं आ रहे, तो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे हैं। हफीज तो वन डाउन बैटिंग करते रहे हैं, हफीज उन्होंने 22 बॉल पे 48 रन किए, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सरफराज खुद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो भी नीचे चले गए। तो मतलब है कि मुझे नहीं जवाब समझ में आया, नहीं आप इस बात से बिल्कुल मैं नहीं था। आपको क्या लगता है? यार बचपन में मुझे याद है दादियां नानियां चंदा मामा दूर के बड़ी पकाएं वाली कहानी दे रहे सरफराज, लपेटते हुए नजर आ रहे हैं, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भाई तुम एक अंडर 19 से लेके अब तक तुम मोहताज नजर नहीं आए, तुम मोहताजी क्या मतलब तो बड़े सपोर्टर है सरफराज के, बेवकूफ नहीं बना रहे हो, सच्चा आप तो बताओ बड़े ना सपोर्टर है सरफराज के, लेकिन आपको अफसोस नहीं होता इस कोयटा ग्लैडिएटर? भाई मैं सपोर्टर उस वक्त हूं जब मैं देखता हूं कि अवाम में सपोर्ट है उसकी। अवाम अब बग रही है उसके खिलाफ, जैसे ये अब बग रहे हैं ना। अबे इतनी लंबाइयां क्यों कर रहे हो? बताओ ना सच क्या, हमें नजर आ रहा है, तुम नहीं बता रहे। अब ऊपर का क्या गाना गा रहे हो, हसरंगा की क्या दुहाइयां दे रहे हो भाई? तुम बोलो कि तुम्हारी कप्तानी भारी हो गई, हसरंगा को लेके तो कोई भी जीत सकता है, कॉलन मनरो को दे दो वो लेके जीत जाएगा। अजीब बातें कर रहे हो। जाहिद को तुमने उनकी टीम की अपनी प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही? कप्तान क्या करे? कप्तान कैप्टन तो बेवकूफ बना रहे हैं यार। कैप्टन की भी तो प्रॉब्लम है ना, अगर कप्तान नहीं परफॉर्मेंस दे रहा तो कैप्टन, मैं ये समझता हूं ये इतने चौड़े क्यों चल रहे हैं? मेरी बैटिंग का मसला नहीं है, मैं कहीं पे भी कर सकता हूं। वो तो कर सकता है ना, उसने प्रूव किया बैटिंग में करके क्या किया? उसने प्रूव किया ना, उसने प्रूव नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ कहीं पे भी कर सकता है। क्या प्रूव किया? ये कोई टेस्ट क्रिकेट चल रही है क्या? भाई उसने प्रूफ तो किया। चले मैं एंड की तरफ बताऊं। सर आप तो अगर किसी के खिलाफ हो जाएगा ना तो आपको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं देख रहा था बड़े आराम से सवाल कर रहे थे। मैं जरा इनसे कोयटा के जो फैन है उनके दुख दर्द तो बताएं। अच्छा मैं जरा एंड की तरफ आता हूं ना, कोयटा के अपने फैन की बात की। एक मिनट में जरा दूसरी तरफ आ रहा हूं। ये अभी जो शोएब अख्तर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी कामरान इकबाल के पीछे लग गए, ये आपको लगता है नेशनल टीवी पे आ गए? इफ़ी भाई तो बोलते हैं चल जाता है, इफ़ी भाई क्रिकेटर नहीं है, चल जाता है, इनका स्टाइल है, लेकिन नेशनल टीवी पे आगे कोई इस तरह का स्टार आके दूसरे स्टार की अगर इस तरह की डिसरिस्पेक्ट करे, आपको लगता है मुनासिब है ये रवैया? बिल्कुल गलत बात है। और कह कौन रहा है? शोएब अख्तर जो कि उर्दू भी पंजाबी में बोलते हैं, वो आगे और वो सही है, ठीक है, एक्सेंट है, वो बोले वो, हाँ। तो हमने एतराज नहीं किया, लेकिन जब आप दूसरे पे एतराज करोगे तो आगे से काउंटर अटैक तो आएगा ना। हम भी अब फिर ये कहेंगे, हमने तो नहीं कहा था कि शोएब अख्तर इस तरह से बोलते हैं। जब आप खुद उर्दू पंजाबी में बोल रहे हो, इंग्लिश का भी आपका कोई ऐसा एक्सेंट नहीं है, और आप उसको कह रहे हो कि जनाब स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। देखेंगे ना, छोटे लेवल की बातें होती हैं, और जब आप इतने नेशनल लेवल पे खेल लो, इतना आपका एक्सपोजर हो, और उसके बाद जब आप इस तरह की छोटी फेम हासिल करने के लिए बातें करोगे ना, रमीज राजा वैसे तो वो जैसे मर्जी इंसान है, इंसान तो नहीं कहना चाहिए, जैसे मर्जी चीफ सिलेक्टर हैं, जो मर्जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, क्रिकेट के साथ चेयरमैन थे, जब चेयरमैन थे वो तो एक अलग उनकी कहानी, क्राइम है उनके अलग। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी कि शोएब अख्तर जो है वो पहले इंसान तो बने। अच्छा, आपका ताल्लुक एक ऐसे इल्मी खानवादे से, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, इल्मी खानवादे से, यहाँ पे उर्दू पे, तहजीब पे, लगता तो खैर शायद दूर दूर तक निकलने के बाद तहजीब से और तमद्दुन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो खैर आपसे हमारा मजाक का भी रिश्ता है। लेकिन जो भी बात की शोएब अख्तर ने, ये वर्ड पकड़ना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये आपको लगता है मुनासिब है?
यार अली, अगर सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें तो यार उनका और कामरान का एक अंडरस्टैंडिंग है, अब से नहीं पुरानी, मैं देख चुका हूँ। इसके अलावा भी ऑफ द रिकॉर्ड है बहुत सारी अभी चीजें T10 में भी गए थे दोनों साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके आपस में मजाक है। शोएब जिस मूड में बात करता है ना, वो समझता है कि अब उसके करीब के जितने लोग हैं उसके हाकिम है, ठीक है, उसके महकूम है, हाकिम तो खुद है। उसके महकूम है, उनका हाकिम मैं हूँ। मतलब अब मैं बैठ गया हूँ तो मुझसे तेज कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फेंकते सबसे ज्यादा तेज है। मैं आपसे 3 दिन पहले जब शो में था तो मैंने बोला था पहले ये घुटने का इलाज कराते थे, अब इन्होंने अपना इलाज करा लिया। जब से इन्होंने अपना इलाज कराया तो उसके बाद ही उन्होंने कहा रमीज भाई ने कि भाई नहीं, लेकिन इस तरह disrespect नहीं करता। जल्दी से वो कामी वाला जो मैटर है ना, वो ऐसी तफरीन है, मतलब उसको इतना बड़ा ना करे। देखे ना, मेरी आपकी भी एक दोस्ती है, एहतराम का रिश्ता है, लेकिन स्क्रीन पे तो नहीं होता ना। अब दुनिया के सामने अकेला नहीं है, अलिफ खाने वाला, अलिफ खाने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई। अच्छा, तो उनको से करने के कभी कामी नहीं है अगर अलिफ की बात हो रही है। हाँ ठीक है, आपको लगता है अलिफ खाने वाले और भी लोग सिर्फ कामी के ऊपर सारा मलबा गिरा दिया? मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, लैंग्वेज के ऊपर जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक लैंग्वेज है, और मैं समझ रहा हूँ कि चाहे वो हमारे चारों सूबों की कोई भी जबान हो, हमारी अपनी जबान है। तो और शोएब अख्तर एक बड़ा नाम है, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कामरान अकमल भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल इफ्ती भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनके पुराने इख्तलाफात जो थे, हो सकता है कहीं दिल में कोई बात ऐसी रह गई हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि शोएब अख्तर को ऐसा नहीं करना। शोएब अख्तर ना आजकल वो आकाश चोपड़ा और मीरा वाला वो टच देने लगे हैं। अच्छा, कल जो बात उन्होंने की है रमीज आदर, क्विकली मुझे बता दिएगा, जो उन्होंने बात की है रमीज आदर ने कि पहले बीए कर लो उसके बाद बातें करना, तो सही कहा है ना उन्होंने कि भाई पहले बीए तो कर लो फिर चेयरमैन बनोगे ना। रमीज राजा अब रमीज राजा नहीं रहे, वो बैंड बाजा हो गए। मैं आपको बता दूं, कल मैच है मुल्तान कराची का, क्या कह रहे हैं? मुल्तान जीत जाएगा और दूसरा लाहौर पेशावर है। देखिए, हम चाहेंगे कि एक लाहौर जीते और एक कराची जीते। हाँ, लेकिन आपसे तो पूछना बेकार है कि ये चाहेंगे इंडिया जीते। मैं आपको बताऊं, 3 करोड़ का ये शहर है और इसके अलावा पूरी दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग, क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठता हूँ, मुझे पता है कि कराची के बहुत फैंस हैं, ठीक है। उसके अंदर कराची को सपोर्ट करेंगे आप? मगर मैं कराची, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कमर जैफी साहब। ये महफिल इसी तरह से चलती रहेगी। कल हमारा पैनल चेंज होगा। कल लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ होंगे और उनके साथ जावेद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे पैनल में। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।